नमस्कार बच्चों, आज की हिंदी पाठशाला में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि पिछले कालांश में हमने निर्माण कविता का भावार्थ आप लोगों को समझाया था और आज हम लोग इसी कविता का यानी जो निर्माण कविता है इसके प्रश्नोत्तर की हम चर्चा करेंगे। एक नज़र हम कुछ शब्दार्थ पर हम ध्यान नज़र डाल लेते हैं। नीड़ यानी घोंसला, नेह प्रेम, भीत डरे हुए, ऊषा सवेरा, वज्रदंत यानी कठोर दांत, नवगात यानी नवीन गीत, निर्माण रचना या बनाना, धूसर मटमैला रंग धूल से भरा, प्राची यानी पूर्व दिशा, भूधर पहाड़, विटप पेड़, प्रलय महाविनाश, भीम कायावान यानी भारी शरीर वाला, बड़े आकार वाला। और आप लोग पेज नंबर 102 खोलिए। उसमें लिखा है पहला प्रश्न कि आंधी आने पर आसपास क्या क्या बदलाव आते हैं। इसको आपने आंधी देखा होगा तो अपने अनुभव के आधार पे भी आप लिख सकते हैं, नहीं तो मैं जो बता रहा हूं उसे भी आपको लिखना है कि आंधी आने पर आसपास क्या क्या बदलाव आते हैं। आंधी आने पर चारों ओर धूल ही धूल के मानो बादल से घिर आते हैं, जिससे ऐसा लगने लगता है कि जैसे दिन में ही रात हो गई है, और जब रात आती है तो वह अपने साथ गहरी कालिमा लिए हुए आती है। दूसरा बिंदु कि जिसके प्रभाव स्वरूप प्रत्येक प्राणी मात्र और प्रकृति का कण कण भयभीत हो उठता है। अगला है भीमकाय पहाड़ हिल उठते हैं और विशालकाय वृक्ष टूटकर गिर पड़ते हैं। चिड़ियों के घोंसलों का नामो निशान मिट जाता है, ईंट पत्थर के महलनुमा घर तक हिल जाते हैं। अब दूसरा प्रश्न है कि आंधी से कौन कौन डरा हुआ था और सुबह की किरणें यानी सुबह की किरण उन्हें क्या संदेश दे रही होगी। इसका उत्तर कुछ इस तरह लिख सकते हैं हम। उस भयावह आंधी से संपूर्ण जनमानस और प्रकृति का रोम रोम डर गया था। सुबह की किरणें मानो मन में आशा भरी किरणें लेकर आई हैं, जहां फिर से नए निर्माण अर्थात आगे बढ़ने के लिए मानव मन प्रेम और आशा से भर उठता है और पीछे जो हुआ उससे सीख लेकर उमंग उत्साह से भरकर आगे के लिए नव कर्तव्य में जुट जाने का संदेश प्राप्त करता है। प्रस्तुत कविता में संदेशवाहक रूप में पक्षियों के गाने, चिड़ियों का फिर घोंसला बनाने का उत्साह, आकाश में सूर्य निकल आना और मुस्काना से लक्षित होता है। तीसरा प्रश्न है कवि को ऐसा क्यों लग रहा होगा कि इस रात के बाद सुबह नहीं आएगी। प्रकृति के द्वारा जो विध्वंसकारी तांडव भूमंडल में चारों ओर छा गया था या व्याप्त हो गया था, वह मानव जीवन में आने वाली भीषण परिस्थिति की ओर इंगित करता है। जब उन हालतों में मानव मन पूरी तरह से टूट जाता है और निराश हो जाता है, तब थका हारा मन स्वाभाविक रीत से सोचने लगता है कि अब कभी ये सब ठीक नहीं हो सकेगा। इस तरह के कमजोर संकल्प उस परिस्थिति की देन है, यानी उस परिस्थिति की देन और क्षणिक होते हैं, जो कुछ देर के लिए ही मानव को नीचे की ओर खींच लेते हैं, परंतु परिस्थिति के अनुकूल हो जाने पर वह भी चले जाते हैं। अगला प्रश्न है, आप अपने पुस्तक में देखिए, जो 102 पेज पर प्रश्न संख्या 4, इसमें कविता के दिए गए अंश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो कविता वही है जो हमने पढ़ा है, जो आपको मैंने भावार्थ बताया है।
फिर प्रश्न उस पर आधारित देखते हैं। का है नीड़ का निर्माण के माध्यम से कवि क्या भाव प्रकट करना चाहता है। इसका सीधे हम उत्तर लिखना चाहें तो लिखें ऐसे कि मनुष्य को दुख कष्ट में भी आशावान बने रहना चाहिए। यही कवि इस कविता में यानी नीड़ के निर्माण के माध्यम से यही भाव बताया है, यही भाव प्रकट करना चाहा है कवि ने। ठीक है, क्या बताया जो मैंने कि मनुष्य को दुख कष्ट में भी आशावान बने रहना चाहिए। अब दूसरा प्रश्न है, क्रुद्ध नभ के वज्र दंतों में कौन मुस्कुरा रहा है। अगर पूरा आप देखेंगे, क्रुद्ध नभ के वज्र दंतों में उषा है मुस्कुराती, तो यहाँ पर सीधा उत्तर है उषा मुस्कुरा रहा है, उषा मुस्कुरा रही है, ऐसा भी लिख सकते हैं। फिर गा है घोर गर्जनमय गगन का क्या अर्थ है। इसका अर्थ है कि आकाश में बादल उमड़ कर भयंकर गर्जना कर रहे हैं। घोर गर्जनामय गगन का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है कि आकाश में बादल उमड़कर भयंकर गर्जना कर रहे हैं। उसके बाद बातचीत के लिए प्रश्न है, कविता में आंधी कष्ट का प्रतीक बताइए। कविता में आए निशा अंधेरा उषा शब्द किस अर्थ के प्रतीक हैं। तो निशा समस्या कहें या परेशानी या दुख का प्रतीक है, और अंधेरा अज्ञान का प्रतीक है, उषा आशा आशा का प्रतीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है बातचीत के लिए दूसरा प्रश्न, क्रुद्ध नभ के वज्र दंतों पंक्ति में नभ का स्वरूप कैसा बताया गया है। इसमें आप लिखेंगे कि आकाश में वज्र के समान कठोर दांतों से सब कुछ निगल लेने वाली नकारात्मक शक्ति विद्यमान है, ऐसा मतलब उसका स्वरूप बताया गया है। उसके बाद प्रश्न संख्या 3 है कि हमें दुखों से हार नहीं माननी चाहिए और क्यों, चर्चा कीजिए। तो इसका भी सीधा उत्तर है कि हमें जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। हमें हर मुश्किल का डटकर सामना करना चाहिए। जीवन में हार कभी होती ही नहीं, बस थकान के कारण ठहराव आ जाता है और उसी को हार कह दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका उत्तर लिख सकते हैं। आप अपने मन से भी लिख सकते हैं इन प्रश्नों के उत्तर। और अगला प्रश्न है इसमें अनुमान और कल्पना वाले। ये दोनों प्रश्न आप लोगों को करना है, यानी कविता का भावार्थ हमने बताया, उसी आधार पर आपको, जैसे पहला प्रश्न है, अगर हमेशा दिन ही रहे और रात ना हो तो क्या होगा, आप स्वयं कल्पना कीजिए। दूसरा प्रश्न है सृष्टि का नवगान का क्या अर्थ है आपकी कल्पना में, नहीं आप अपनी कल्पना है, आपकी कल्पना में सृष्टि का नवगान कैसा होगा। तो भावार्थ में मैंने बताया ही सृष्टि का नवगान क्या है, लेकिन आपको अपनी कल्पना देना है, आप स्वयं सोचना है, कल्पना करना है। तो अगला प्रश्न है इसमें भाषा की बात में, नीड़ का निर्माण फिर पंक्ति में फिर शब्द युग्म किस अर्थ की ओर संकेत करता है। मतलब ये बार बार और पुनः इसका अर्थ है, चाहे बार बार कहें या पुनः कहें। और अगर पंक्ति में केवल, फिर आगे क्या प्रश्न है कि अगर पंक्ति में केवल फिर शब्द होता तो उसका क्या अर्थ होता। फिर मतलब उसके बाद या एक बार, इसका अर्थ ये होता। फिर प्रश्न संख्या 2 है कि नीचे दिए गए शब्दों का सही समानार्थी शब्दों से मिलान कीजिए। सीधा है, निशा का रात, भूमि धरती से मिलान करना है, नभ, या आप सामने भी लिख सकते हैं, नभ गगन, भूधर पहाड़, नीड़ घोंसला। और उसके बाद जीवन मूल से संबंधित प्रश्न है, इसे भी आपको ये कविता के भावार्थ के आधार पर ही स्वयं उत्तर आपको देने हैं। तो आज हमने इस निर्माण कविता के प्रश्नोत्तर की चर्चा किया। फिर अगले कालांश में हम लोग जो अभ्यास सागर है उसके अध्ययन करेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। इसे आप लोगों को एक चीज बताना चाहूँगा कि इसे आप लोगों को CW में ही, मतलब कक्षा कार्य की कॉपी में इस प्रश्नोत्तर को लिखना है।